क्या खूब लिखा है निदा फाजली ने कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमां नहीं मिलता। पिछले साल जब ये खबर आई कि के आसिफ की ऐतिहासिक फिल्म मुगले आजम को ऑस्कर लाइब्रेरी में शामिल कर लिया गया है, तब ये खुशी कुछ फीकी नजर आई और निदा फाजली की कही ये बात सच होती हुई नजर आई। इत्तेफाक ये है कि आज इस फिल्म को रिलीज हुए 61 साल पूरे हो चुके हैं। 5 अगस्त साल 1960 को मुगले आजम फिल्म ने सिनेमा घरों में दस्तक दी और इतिहास बनाया, लेकिन आज इतने सालों बाद ऑस्कर वालों की दरिया दिली भी समझ से परे है। खैर, बात हो रही है कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमां नहीं मिलता। दोस्तों, हम इस बात का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ना तो आज इस फिल्म को लिखने वाले के आसिफ, एहसान रिजवी, कमाल अमरोही और वजाहत मिर्जा जिंदा हैं और ना ही इस फिल्म में अभिनय करने वाले और 60 साल से भी ज्यादा का समय गुजर जाने के बाद भी लोगों के दिलों में इसे जिंदा रखने वाले महान कलाकार जिंदा हैं। दोस्तों, बात हो रही है फिल्म में अकबर का किरदार निभाने वाले महान कलाकार पृथ्वीराज कपूर की, शहजादे सलीम का किरदार निभाने वाले और बॉलीवुड के पहले किंग खान दिलीप कुमार की, और साथ ही साथ अनारकली यानी कि मधुबाला को कौन भुला सकता है भला। दोस्तों, अगर आज इस फिल्म को लिखने वाले, बनाने वाले और इस फिल्म में अपना बेहतरीन अभिनय पेश करके हमारे दिलों में जगह बनाने वाले ये कलाकार जिंदा होते तो आज इसके ऑस्कर लाइब्रेरी में शामिल होने की खुशी कुछ अलग ही होती। खैर, निदा फाजली ने भी तो सच ही कहा है कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमां नहीं मिलता। जब ये तमाम कलाकार हमारे बीच जिंदा थे, उस समय इस फिल्म को ऑस्कर लाइब्रेरी में शामिल होना नसीब न हो सका, और आज जब इसके ऑस्कर लाइब्रेरी में शामिल होने की खबर आई है, तब ये कलाकार हमारे बीच मौजूद नहीं है। आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया और मैं हूं आपके साथ सुनीता। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मुगले आजम फिल्म के बनने से लेकर ऑस्कर लाइब्रेरी में शामिल होने तक की पूरी कहानी, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही साथ अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि समय समय पर आपको ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और बताते हैं आपको इस ऐतिहासिक फिल्म के बनने की पूरी दास्तान। दोस्तों, ऑस्कर वालों की चयन प्रक्रिया भी कुछ इसी तरह की है। कब किस फिल्म को ऑस्कर लाइब्रेरी में शामिल कर लिया जाए कुछ पता नहीं चलता। खैर, हम बात करते हैं मुगले आजम के बनने की। दोस्तों, इस फिल्म को बनाया एक ऐसे ऐतिहासिक डायरेक्टर ने जो सिर्फ अपनी एक ही फिल्म बनाने के लिए जाना जाता है, और उस फिल्म का ही आज हम जिक्र कर रहे हैं। दोस्तों, इस फिल्म को बनाने के लिए के आसिफ ने कोई खास ट्रेनिंग नहीं ली थी, पर वे अपने वक्त के सबसे बड़े लोगों को अपने हाथ में लेकर घूमते थे। इनका नाम था कमरुद्दीन आसिफ और इन्होंने फिल्म बना डाली मुगले आजम। उत्तर प्रदेश के इटावा में से निकले के आसिफ बंबई में अपने नाम का डंका बजाए। जिद्दी आदमी थे। मंटो भी इनके बारे में लिखते हैं कि कुछ खास किया तो नहीं, पर खुद पर भरोसा इतना था कि सामने वाला इंसान घबरा जाता था। बड़े गुलाम अली खान से लेकर बड़े बड़े गीतकारों से के आसिफ ने मुगले आजम के लिए 72 से ज्यादा गाने लिखवाए। मुगले आजम फिल्म दिलीप कुमार की करियर की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक थी, इसलिए आज हम इसके बनने के पीछे की पूरी कहानी जानेंगे। ये फिल्म उस वक्त बनने शुरू हुई जब हमारे यहाँ अंग्रेजों का राज था। शायद एक कारण ये भी हो सकता है जिसके चलते इसको बनने में 14 साल का वक्त लगा। ये उस दौर की सबसे महंगी फिल्म थी। इसे बनने में तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए का खर्च आया था, ऐसा बताया जाता है, जबकि उस समय फिल्में 5 से 10 लाख रुपयों में ही बन जाती थी। भारतीय सिनेमा के इतिहास में ये फिल्म कई मायनों में मील का पत्थर साबित हुई। दोस्तों, इस फिल्म का आइडिया के आसिफ को आदिशार ईरानी की फिल्म अनारकली को देखकर आया था। इस फिल्म को देखने के बाद उन्होंने अपने दोस्त शिराज अली हाकिम के साथ एक फिल्म बनाने का फैसला किया। शिराज उनकी फिल्म प्रोड्यूस कर रहे थे। फिल्म में चंद्रबाबू, डी.के. सप्रू और नरगिस को साइन किया गया था। 1946 में फिल्म की शूटिंग बॉम्बे टाकीज स्टूडियो में शुरू की गई। अभी शूटिंग शुरू ही हुई थी कि पार्टीशन की प्रक्रिया शुरू हो गई, जिसके कारण इस फिल्म की शूटिंग को बीच में ही रोक देना पड़ा। प्रोड्यूसर सिराज को भी इस दौरान हिंदुस्तान छोड़कर जाना पड़ा, इसलिए 1952 में फिल्म को दोबारा नए सिरे से नए प्रोड्यूसर और कास्टिंग के साथ शुरू किया गया। दोस्तों, इस फिल्म में अकबर के रोल के लिए के आसिफ उस वक्त के मशहूर अभिनेता चंद्रमोहन को लेना चाहते थे, पर चंद्रमोहन आसिफ के साथ काम करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। आसिफ को उनकी आंखें बहुत पसंद थी और ये कह दिया था कि मैं 10 साल भी इंतजार करूंगा, पर फिल्म तो आपके साथ ही बनाऊंगा। पर कुछ समय बाद एक सड़क हादसे में चंद्रमोहन की आंखें ही चली गई, जिसके बाद
इस फिल्म में अकबर का किरदार पृथ्वीराज कपूर निभाते हुए नजर आए। फिल्म के म्यूजिक को लेकर आसिफ बड़े ही गंभीर थे। उन्हें इस फिल्म के लिए बेहद ही उम्दा संगीत की दरकार थी। नोट से भरे एक ब्रीफ केस को लेकर के आसिफ पहुंच जाते हैं मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर नौशाद के घर और ब्रीफ केस को थमाते हुए कहते हैं कि उन्हें अपनी फिल्म के लिए यादगार संगीत चाहिए। ये बात नौशाद साहब को बिल्कुल पसंद नहीं आती। उन्होंने नोटों से भरा ब्रीफ केस खिड़की से बाहर फेंक दिया और कहा कि म्यूजिक की क्वालिटी पैसे से नहीं आती। बाद में आसिफ ने भी नौशाद साहब को मना लिया और उनसे माफी मांगी और नौशाद साहब का अंदाज भी अलग था। उन्होंने हंसकर इस बात को मान लिया। नौशाद फिल्म के लिए बड़े गुलाम अली साहब की आवाज चाहते थे, लेकिन गुलाम अली साहब ने ये कहकर मना कर दिया कि वो फिल्मों के लिए नहीं गाते। लेकिन आसिफ जिद पर अड़ गए कि गाना तो उनकी ही आवाज में रिकॉर्ड होगा। उनको मना करने के लिए गुलाम साहब ने कह दिया कि वो एक गाने के लिए 25,000 रुपए लेंगे। दोस्तों, उस दौर में लता मंगेशकर और रफी साहब जैसे गायक जब 300 से 400 रुपए में गाते थे, उस समय गुलाम अली साहब की ये डिमांड काफी बड़ी थी। लेकिन आसिफ साहब ने भी उन्हें कहा कि गुलाम साहब आप बेशकीमती हैं, ये लीजिए 10,000 रुपए एडवांस। अब गुलाम अली साहब के पास कोई और बहाना नहीं था। उनका गाना फिल्म में सलीम और अनारकली के बीच हो रहे प्रणय सीन के बैकग्राउंड में बजता है। दोस्तों, फिल्म के एक सीन में पृथ्वीराज कपूर को रेत पर नंगे पांव चलना था। ये सीन भी हम फिल्म में देखते हैं। उस सीन की शूटिंग राजस्थान में हो रही थी, जहां की रेत की काफी तप रही थी। उस सीन को करने में पृथ्वीराज कपूर के पांव पर छाले पड़ गए थे। दोस्तों, जब ये बात की आसिफ को पता चली तो उन्होंने भी अपने जूते उतार दिए और नंगे पांव गर्म रेत पर कैमरे के पीछे चलने लगे। अब किसी के पास भी कोई जवाब नहीं था और कोई कुछ नहीं पाया और फिल्म की शूटिंग होती रही। दोस्तों, आपको एक इंटरेस्टिंग जानकारी भी दे देते हैं। सोहराब मोदी की फिल्म झांसी की रानी भारतीय सिनेमा की पहली रंगीन फिल्म थी, जो कि साल 1953 में रिलीज हुई। दोस्तों, साल 1955 तक आते आते रंगीन फिल्में बनने लगी थी। इसी को देखते हुए आसिफ ने भी मुगले आजम के गाने प्यार किया तो डरना क्या सहित कुछ हिस्सों की शूटिंग टेक्निकलर में की, जो उन्हें काफी पसंद आई। इसके बाद उन्होंने पूरी फिल्म को टेक्निकलर में दोबारा शूट करने का फैसला किया, लेकिन पहले ही फिल्म की शूटिंग में 10 साल से ज्यादा का समय निकल चुका था और बजट भी कई गुना बढ़ गया था। इन्हीं चीजों से परेशान होकर फिल्म के निर्माता और निर्देशकों ने शूटिंग की योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया। खैर, 14 साल में बनी फिल्म आधा कलर और आधा ब्लैक एंड व्हाइट वर्जन में रिलीज हुई। दोस्तों, इस फिल्म के दौरान इससे जुड़े लोगों की निजी जिंदगी में भी काफी हलचल हो रही थी। एक तरफ दिलीप कुमार और मधुबाला का 9 साल पुराना रिश्ता खत्म हो चुका था। मधुबाला की मां ने दिलीप से शादी ना होने देने के लिए हर संभव कोशिश की थी। दोनों कलाकारों ने पूरी फिल्म की शूटिंग के दौरान एक दूसरे से बात नहीं की। वहीं दूसरी तरफ फिल्म के निर्देशक के आसिफ ने दिलीप कुमार की बहन अख्तर बेगम से शादी कर ली। एक बार बेगम अख्तर और के आसिफ के बीच झगड़ा हुआ। दिलीप साहब बचाव करने पहुंचे तो आसिफ ने कह दिया कि अपना स्टारडम मेरे घर से बाहर रखो। दिलीप कुमार इतना नाराज हुए कि फिल्म के प्रीमियर तक में नहीं गए। उन्होंने ये फिल्म भी 10 साल बाद देखी थी। दोस्तों, इस फिल्म में भारतीय इतिहास में पहली बार सेना के हाथी, घोड़े और सैनिकों को शामिल किया गया था। सलीम और अकबर के बीच युद्ध का सीन फिल्माने के लिए जयपुर रेजिमेंट के सैनिकों को भी लिया गया था। इसके लिए आसिफ ने तत्कालीन भारतीय रक्षा मंत्री कृष्णा मेनन से बाकायदा इजाजत भी ली थी। इस सीन की शूटिंग के दौरान रक्षा मंत्री खुद मौजूद थे। कहा यह भी जाता है कि इस सीन की शूटिंग में बेहद मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, क्योंकि हाथी ममों की आवाज सुनकर इधर उधर भागने लगते थे और उनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता था। इसलिए कुछ हाथियों को, जो कि सेना से नहीं थे, उन्हें अंधा भी कर दिया गया था। दोस्तों, फिल्म के एक गाने प्यार किया तो डरना क्या को फिल्माने में 10 लाख रुपए से भी ज्यादा का खर्च आया था। ये वो दौर था जब ये इतनी रकम थी जिसमें एक पूरी फिल्म बनकर तैयार हो जाती। 105 गानों को रिजेक्ट करने के बाद नौशाद साहब ने ये गाना चुना था। इस गाने को लता मंगेशकर ने स्टूडियो के बाथरूम में जाकर गाया था, क्योंकि रिकॉर्डिंग स्टूडियो में उन्हें वो धुन या गूंज नहीं मिल रही थी जो उन्हें उस गाने के लिए चाहिए थी। उस गाने को आज तक उसके बेहतरीन फिल्मांकन के लिए याद किया जाता है। उसी फिल्म के एक और गाने ए मोहब्बत जिंदाबाद के लिए मोहम्मद रफी के साथ 100 गायकों के कोरस से भी गवाया गया था। इस फिल्म को बड़ा बनाने के लिए हर छोटी चीज पर गौर किया गया था। दोस्तों, इस फिल्म के एक सीन की अगर हम बात करें तो एक सीन के दौरान दिलीप कुमार को मधुबाला को थप्पड़ मारना था और इस सीन की शूटिंग के दौरान ही दिलीप कुमार और मधुबाला का ब्रेकअप हुआ था। वो थप्पड़ बहुत धीरे धीरे मार रहे थे, या यूं कहें कि वो मार ही नहीं पा रहे थे। दिलीप कुमार की इस हरकत से के आसिफ बेहद खफा हो गए और उन्होंने खुद ही मधुबाला को थप्पड़ मारने का फैसला किया और बहुत जोर से मार दिया था।
इस फिल्म की शूटिंग के लिए बहुत ही आलीशान सेट बनवाए गए थे, लेकिन फिल्म के कुछ खास हिस्सों की शूटिंग करने के लिए लाहौर से शीश महल का डुप्लीकेट सेट भी बनवाया गया, जिसमें शीशे का उपयोग किया गया था। लेकिन सेट पर लाइटिंग करने में दिक्कत होने लगी क्योंकि शीशे से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही थी। फिल्म से जुड़े काम के लिए ब्रिटिश डायरेक्टर डेविड लीन को भी बुलाया गया था, जिनका कहना था कि ऐसे सेट पर शूटिंग करना संभव नहीं है। लेकिन के आसिफ ने अपने क्रू के साथ मिलकर अपने सभी शीशों पर मोम की एक पतली परत चढ़ा दी, जिससे रिफ्लेक्शन की समस्या दूर हो गई और शूटिंग शुरू हो गई। लेकिन इससे विजुअल्स धुंधले होने लगे। इसके बाद सिनेमेटोग्राफर R.D. माथुर ने शीशों पर झीने कपड़े डालकर शूटिंग शुरू कर दी। 200 शीश महल को 500 ट्रकों की हेडलाइट और 100 रिफ्लेक्टर्स से रोशन किया गया था। तो दोस्तों, ये थी मुगले आजम फिल्म के बनने की ऐतिहासिक कहानी। दोस्तों, आज इस फिल्म को ऑस्कर लाइब्रेरी में भी शामिल कर लिया गया है, इसीलिए हमने इस वीडियो में इस बात को बार बार दोहराया है कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। ये बात बिल्कुल सही साबित हुई है कि आज इस फिल्म के 60 साल से भी ज्यादा पूरे हो जाने के बाद इसे ऑस्कर लाइब्रेरी में शामिल किया गया है। ये बात जरूर इस फिल्म को बनाने वाले और इस फिल्म में काम करने वाले कलाकारों के लिए एक खुशखबरी होती अगर आज वो हमारे बीच जिंदा होते। लेकिन फिर भी भारतीय फिल्म का ऑस्कर लाइब्रेरी में शामिल होना एक खुशी की बात है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि समय समय पर हम आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लाते रहें। धन्यवाद।